हेलो, मेरा नाम अभिमन्यु है और आप इस वीडियो में डेटा वैलिडेशंस MVC4 के बारे में पढ़ेंगे। हम लोग इस वीडियो में एक नया प्रोजेक्ट सेटअप करेंगे जिसमें एक फीडबैक फॉर्म भी बनाएंगे और उस पर हम लोग सर्वर साइड और क्लाइंट साइड वैलिडेशंस को अप्लाई करके चेक करेंगे और उसको एक्सप्लोर करने का डीपली एक्सप्लोर करने का कोशिश करेंगे। मैं इस प्रोजेक्ट को ऑलरेडी बना चुका हूँ, तो चलिए इसका डेमो करके देखते हैं कि वो कैसा होगा। आप अपने स्क्रीन पे देख सकते हैं, जैसे यहाँ पे यूज़र अपना नेम, ईमेल आईडी और डिटेल्स इंटर करके सबमिट करेगा। जैसे हम यहाँ नेम इंटर कर रहे हैं और जब भी हम इसको दूसरे टेक्स्ट बॉक्स में जा रहे हैं, यहाँ पे आप देख सकते हैं इमीडिएटली ये बॉक्स जो है वो रेड बन गया, यानी ये क्लाइंट साइड वैलिडेशन का एक एग्जाम्पल हुआ। और जब हम इसको सबमिट क्लिक कर रहे हैं तो यहाँ पे आपको एरर मैसेज दिख रहा है। ये डायरेक्टली एरर मैसेज सब आपको सर्वर साइड से आ रहा है, वहाँ सर्वर से पोस्ट होकर के ये आ रहा है। तो हम लोग इस तरह का एक फीडबैक फॉर्म बनाएंगे। चलिए एक सही इनपुट करते हैं, जैसे यहाँ पे दीपक 121 कुछ भी दीजिए yahoo.com और यहाँ पे हाय टेस्ट और सबमिट कीजिए। आप यहाँ पे देख सकते हैं इमीडिएटली ये फीडबैक यहाँ पे सबमिट हो रहा है। तो इसी प्रोजेक्ट को हम लोग अभी बनाएंगे, स्टेप बाय स्टेप बनाएंगे, एकदम शुरू से अंत तक इसको सेटअप करेंगे। इस प्रोजेक्ट को बनाने के लिए हम यहाँ पे एक न्यू प्रोजेक्ट बना रहे हैं और फिर न्यू प्रोजेक्ट डायलॉग से हम ASP.NET MVC4 वेब एप्लीकेशन सेलेक्ट कर रहे हैं और ओके यहाँ पे क्लिक किए। और यहाँ प्रोजेक्ट टेम्पलेट में हम बेसिक या इंटरनेट एप्लीकेशन कुछ भी सिलेक्ट कर सकते हैं। चलिए बेसिक से चलते हैं हम लोग। यहाँ पे ओके क्लिक कीजिए। ये एक नया आपका बेसिक टेम्पलेट से MVC4 एप्लीकेशन क्रिएट होगा। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे कि मेरा बेसिक टेम्पलेट से MVC4 एप्लीकेशन मेरे स्क्रीन पे बन चुका है। चलिए इसके सॉल्यूशन एक्सप्लोरर को थोड़ा सा देखते हैं। जैसे यहाँ पे कंट्रोलर में मेरा कुछ नहीं है, मॉडल भी मेरा ब्लैंक है। व्यू में यदि देखें तो केवल हमको यहाँ पे लेआउट मिला हुआ है व्यू। अभी हम लोग चलिए सबसे पहले हम लोग को ये प्रोजेक्ट जो देखे हैं उसको सेटअप करने के लिए सबसे पहले हमको मॉडल एक बनाना पड़ेगा। तो चलिए हम लोग मॉडल एक ऐड करते हैं। मॉडल ऐड करने के लिए मॉडल पे राइट क्लिक कीजिए, ऐड में जाइए और फिर एक क्लास पे क्लिक कीजिए यहाँ पे, और फिर इस क्लास का नाम हम देते हैं फीडबैक और आप ऐड क्लिक कीजिए। हम लोग कोशिश करेंगे यहाँ पे कोड फर्स्ट तरीका से हम लोग डेटाबेस अपना ऑटोमेटिकली जो जनरेट होता है कोड फर्स्ट से, वही अप्रोच हम लोग यहाँ पे यूज़ करेंगे। इसके लिए सबसे पहले हमको यहाँ पे कुछ प्रॉपर्टीज़ चाहिए। चलिए प्रॉपर्टीज़ यहाँ पर बनाते हैं। प्रोप टाइप कीजिए और डबल टैब कीजिए और फिर यहाँ पे फीडबैक आईडी, प्रोप ट्वाइस टैब, स्ट्रिंग और यहाँ पे नेम, स्ट्रिंग, ईमेल आईडी, स्ट्रिंग, डिटेल्स। और फिर हमको अभी एक DB कंटेक्स्ट सेटअप करना होगा जो कि मेरा डेटाबेस को मैप करेगा। इसके लिए हम यहाँ पे लिखेंगे पब्लिक क्लास फीडबैक कंटेक्स्ट और इसको इनहेरिट करेंगे DB कंटेक्स्ट से। कंट्रोल और पीरियड प्रेस कीजिए, ये नेम स्पेस एक ऐड करेगा, एरर आपका हट जाएगा। अब यहाँ पे हम लिखेंगे पब्लिक फीडबैक कंटेक्स्ट और यहाँ पे बेस देंगे और यहाँ पे हम लोग कनेक्शन स्ट्रिंग का नाम देंगे। कनेक्शन स्ट्रिंग जो मेरे डेटाबेस को मैप करेगा उसका नाम देंगे। उसको आप वेब कॉन्फ़िग फाइल से देख सकते हैं, डिफ़ॉल्ट कनेक्शन है और उसको हम यहाँ पे पेस्ट करेंगे। इसको अब हमको एक DB सेट बनाना पड़ेगा, DB सेट जो कि फीडबैक मॉडल टाइप का होगा, फीडबैक्स गेट सेट। और हम लोग अभी मॉडल अपना पूरी तरह से सेटअप कर चुके हैं। यहाँ पे हम इस मॉडल को यूज़ करते हुए, हम स्कैफोल्डिंग का यूज़ करते हुए हम व्यू ऑटोमेटिक जनरेट कर सकते हैं। लेकिन जैसा कि हम प्रॉमिस किए हैं कि हम इसको एकदम बिगिनिंग से आपको ऊपर तरह ले चलेंगे, तो हम लोग शुरू से टाइप करके वो कोडिंग करेंगे, ना कि स्कैफोल्डिंग का यूज़ करेंगे। बेसिकली अभी हम लोग कंट्रोलर ऐड करेंगे। एक्चुअल में ये DB कंटेक्स्ट क्या करेगा, जब भी हमको डेटाबेस मेरा नहीं रहेगा तो ये एक नया डेटाबेस ऑटोमेटिकली मेरे लिए जनरेट कर देगा। हम लोग अभी इसको बिल्ड करते हैं और फिर चलिए एक होम कंट्रोलर ऐड करते हैं। होम कंट्रोलर ऐड करने के लिए कंट्रोल पर राइट क्लिक कीजिए,
कंट्रोलर, इसका नाम हम यहाँ पे होम दे सकते हैं। वैसे हम यदि चाहें तो यहाँ पे हम एंटिटी फ्रेमवर्क का यूज़ करके और यहाँ पे मॉडल क्लास जो मेरा फीडबैक है इसका यूज़ करके हम ऑटोमेटिकली हर एक व्यू को जनरेट कर सकते हैं, लेकिन हम इसको एमपीटी बनाएंगे। इसको ऐड पे क्लिक कीजिए। सबसे पहला काम हम लोग करेंगे यहाँ पे कि जो मेरा जो फीडबैक कंटेक्स्ट है इसका एक ऑब्जेक्ट हम यहाँ पे कंट्रोलर पे बना लेंगे। इसके लिए हम फीडबैक कंटेक्स्ट db इक्वल्स न्यू फीडबैक कंटेक्स्ट बना लेंगे और कंट्रोल पीरियड से आप इसका नेम स्पेस ले आ दीजिए यहाँ पे। अभी हम लोग अपने डेटाबेस जो है उसका यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट हम लोग बना लिए और इस db को हम लोग अपने प्रोजेक्ट में अभी यहाँ व्यू में यूज़ करेंगे। इसको हम लोग यहाँ पे अभी करेंगे। फ़िलहाल इसको टू डू कर देते हैं और इस व्यू को, इसके लिए जो इंडेक्स कंट्रोलर जो अभी बना हुआ है इसके लिए एक व्यू बनाते हैं हम। व्यू ऐड कीजिए और यहाँ पे ऐड कीजिए। अभी मेरे पास यहाँ पे व्यू बन चुका है। इस व्यू को थोड़ा सा मॉडिफाई करते हैं, लिखते हैं सबमिट फीडबैक, कॉपी कर लेते हैं, इसको यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं। तो अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, एक फॉर्म बनाएंगे जो क्या करेगा, यूजर से फीडबैक्स एक्सेप्ट करेगा और फिर यहाँ साइड में, जैसा कि हम लोग एग्जांपल में देख चुके थे, साइड में यहाँ पे आपको जो सबमिट हो रहा है उसको भी दिखाएगा। तो हमको सबसे पहले फॉर्म बनाना है, फिर इसके लिए एक पार्शियल व्यू क्रिएट करेंगे जो कि जो सबमिट हुआ है फीडबैक उसको यहाँ पे साइड में डिस्प्ले कराएगा। इसके लिए हमको यहाँ पे फॉर्म बनाना पड़ेगा। इस वीडियो का लेंथ ज़्यादा लंबा ना हो इसके लिए हम अपने क्लिपबोर्ड से कोड को पेस्ट कर दे रहे हैं और आपको थोड़ा सा इसको क्लियर कर दे रहे हैं। देखिए यहाँ पे हम दो तरह का रीजन बनाए, एक आर्टिकल रीजन और एक असाइड रीजन। यहाँ पे आर्टिकल रीजन में हम लोग एक फॉर्म बना रहे हैं, जो फॉर्म यहाँ बिगिनिंग हो रहा है और फिर फॉर्म यहाँ ख़त्म हो रहा है। फॉर्म के अंदर आप देख सकते हैं एक टेक्स्ट बॉक्स नेम के लिए, दूसरा ईमेल आईडी के लिए और तीसरा टेक्स्ट बॉक्स जो है वो डिटेल्स के लिए है। और यहाँ पे एक सबमिट बटन है। ये सबमिट बटन क्या करेगा, जितना भी हम लोग यहाँ पे इंटर करेंगे टेक्स्ट बॉक्स में डेटा, वो पोस्ट करेगा कंट्रोलर को। हम लोग को अभी एक पोस्ट वर्जन भी इंडेक्स का बनाना पड़ेगा, अभी हम लोग उसको सेटअप करेंगे। फिलहाल इस एरर को दूर करने के लिए यहाँ पे हमको मॉडल का स्कोप लाना पड़ेगा। इसके लिए लिखेंगे मॉडल और फिर लिखेंगे यहाँ पे हम लोग इस चीज़ को, इसको आप कॉपी कर लीजिए यहाँ पे और फिर यहाँ पे हम लोग इसको पेस्ट करेंगे, डॉट लिखेंगे हम लोग मॉडल्स डॉट फीडबैक और इसको आप बिल्ड कीजिए। ये एरर ख़त्म हो जाना चाहिए यहाँ पे। बेसिकली इस रेफरेंस का यूज़ करते हैं हम लोग स्ट्रॉन्गली टाइप व्यू बनाने के लिए। जैसे हम जब भी यहाँ डॉट करेंगे, जितना भी इस मॉडल में जो फीडबैक मॉडल हम लोग यहाँ पे जो सेटअप किए हैं, इसमें जितना भी प्रॉपर्टी रहेगा वो हमको यहाँ पॉपअप में मिलेगा। एक बार और इसको दिखाने दीजिए। देखिए डिटेल्स, ईमेल आईडी, फीडबैक आईडी और नेम सब यहाँ अवेलेबल है। अगला काम जो मेरा है वो है हम लोग इस पार्शियल व्यू को सेटअप करेंगे। ठीक है, ये पार्शियल व्यू क्या करेगा, एक इस नाम का पार्शियल व्यू रहेगा जो इस तरह का मॉडल जो टेम्प डेटा फीडबैक जो इसको ये कंट्रोलर रिटर्न करेगा, यहाँ से हम लोग रिटर्न करेंगे टू डू से, वो पार्शियल व्यू को पास करेगा ये डेटा। और पार्शियल व्यू क्या करेगा, उस डेटा को यूज करते हुए कुछ इस तरह का व्यू आपके लिए जनरेट करेगा, जो इस तरह का जो भी सब फीडबैक जो सबमिट हो चुका है उसको डिस्प्ले कराने के लिए। तो पार्शियल व्यू ऐड करने का सबसे अच्छा प्लेस होता है शेयर्ड में करें, ताकि कोई कहीं भी एप्लीकेशन में हम उसको यूज़ कर सकेंगे। यदि हम शेयर्ड में ऐड करते हैं तो शेयर्ड में ऐड करने के लिए शेयर्ड पे राइट क्लिक कीजिए, व्यू में आइए और हम लोग यहाँ पे पार्शियल व्यू बना रहे हैं इसलिए पार्शियल व्यू को चेक कीजिए और इसका नाम ध्यान रहे यहाँ पे फीडबैक से अंडरस्कोर फीडबैक्स है, ऐड कीजिए। इस पार्शियल व्यू के अंदर में हम लोग जो मॉडल यहाँ से जो सेंड होगा इस व्यू से, ये टेम्प डेटा में फीडबैक्स मॉडल जो सेंड होगा उसको लूप करते हुए हम लोग डिस्प्ले कराएंगे टोटल फीडबैक्स को। लेकिन ध्यान रहे, हो सकता है पहली बार में उस मॉडल में कुछ नहीं हो, मॉडल एम्प्टी हो। इसके लिए भी हमको यहाँ पे कुछ डील करना पड़ेगा। हम अपने क्लिपबोर्ड से कोड को पेस्ट करते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं हम सबसे पहले मॉडल का रेफरेंस बनाए। ये यहाँ पे नेम स्पेस मेरा दूसरा चीज़ है। जैसे यहाँ पे क्या है, MVC एप्लीकेशन 1 है, MVC एप्लीकेशन 1 डॉट मॉडल्स डॉट फीडबैक हुआ। और जब भी हम इसको बिल्ड करेंगे ये एरर जितना है वो ख़त्म हो जाना चाहिए। यहाँ पे देखिए सबसे पहले क्या कर रहे हैं, हम जो रिसीव किया गया है मॉडल है वो यदि नहीं है नल, यानी कुछ रिकॉर्ड है, तभी ये टेबल बनेगा यानी डेटा डिस्प्ले होगा। अदरवाइज़ ये
डिस्प्ले नहीं होगा टेबल। इसको करने का मेन पर्पस ये है कि पहली बार जब यूज़र एप्लीकेशन को रन करेगा तो उसका मॉडल एम्प्टी होगा, और इस सिचुएशन में यदि हम इस इफ़ मॉडल नॉट इक्वल्स नल यदि नहीं लिखेंगे तो एरर आ जाएगा वहाँ पे। इसके लिए हम मॉडल नॉट इक्वल्स नल केस में हम लोग इस टेबल को जनरेट कर रहे हैं। अगला काम जो है, जैसे ये टेम्प डेटा यहाँ पे सेंड हो रहा है, ये टेम्प डेटा हम लोग को इस टेम्प डेटा में क्या रिकॉर्ड होगा उसको हमको बनाना पड़ेगा। इसको कॉपी करते हैं यहाँ पे और फिर कंट्रोलर में जाते हैं और ये टू डू के नीचे में यहाँ पे हम लोग टेम्प डेटा इक्वल्स करते हैं db डॉट मेरा जो डेटाबेस है वो फीडबैक्स नाम का होगा डॉट टेक कर देते हैं, टेक 5 इस तरह कर सकते हैं। अब मेरा टेम्प डेटा में फीडबैक्स आ जाएगा इस डेटाबेस से। हो सकता है डेटाबेस में कुछ रिकॉर्ड नहीं हो तो क्या होगा, फीडबैक ब्लैंक जाएगा, और जब फीडबैक ब्लैंक जाएगा यहाँ पे तो यहाँ पे ऑटोमेटिकली मेरा चेक हो रहा है कि क्या मॉडल ब्लैंक है क्या, और उसके बाद यदि ब्लैंक रहेगा तो ये टेबल जनरेट नहीं होगा। अगला काम जो हम लोग को करना है, जैसे यहाँ पे यूजर क्या करेगा, यहाँ से डेटा सबमिट करेगा, बटन को क्लिक करेगा तो ये क्या होगा, एक पोस्ट रिक्वेस्ट वहाँ पे एग्जीक्यूट होगा, तो हमको उस इंडेक्स का एक पोस्ट वर्जन भी बनाना पड़ेगा। चलिए इसको कॉपी करते हैं इसके लिए और फिर इसको पेस्ट कर देते हैं। हमको इस चीज़ का यहाँ पे कोई ज़रूरत नहीं है, इसको डिलीट करते हैं और इसको हम लोग बना लेते हैं HTTP पोस्ट टाइप का। जब भी पोस्ट आएगा तो पोस्ट के साथ मेरा कुछ डेटा भी आएगा जो टेक्स्ट बॉक्स में इंटर किया हुआ रहेगा यूज़र, वो डेटा मेरा पोस्ट रिक्वेस्ट के साथ इस कंट्रोलर इंडेक्स कंट्रोलर के पास आएगा। तो हमको उसको कैच करने के लिए यहाँ पे लिखना पड़ेगा फीडबैक, और इसको फीडबैक बना लेते हैं। अभी हम लोग क्या करेंगे, इस फीडबैक में ऐड करेंगे, तो लिखेंगे db डॉट फीडबैक डॉट ऐड, और इसमें क्या ऐड कर देंगे, जो फीडबैक मेरा रिसीव हुआ है उसको कर देंगे db डॉट फिर सेव चेंजेज कर देंगे। ठीक है, क्या कर रहे हैं हम, डेटाबेस जो ये फीडबैक कंटेक्स्ट का जो ऑब्जेक्ट बनाया है, रेफरेंस बनाया है, उसके फीडबैक टेबल में ऐड करेगा क्या, तो जो फीडबैक हम लोग जो टेक्स्ट बॉक्स का वैल्यू यहाँ पे रिसीव हुआ है उसको ऐड करेगा और फिर उसको उसके चेंजेज को सेव कर देगा। अभी हम लोग इस प्रोजेक्ट को प्राइमरी लेवल में रन करने के लिए रेडी हैं। चलिए हम लोग इसको रन करते हैं। ध्यान रहे, हम लोग जो पहले डेमो करके जिस प्रोजेक्ट को देखे थे उसमें स्टाइल अप्लाई किया हुआ था, उसको कस्टमाइज़ किया हुआ था, और हम लोग अभी इस फॉर्म को कस्टमाइज़ नहीं किए हैं, इसलिए हमको कुछ इस तरह का लुक दिख रहा है। यदि आप इसको कस्टमाइज़ करना चाहते हैं तो हम यहाँ पे बंद करेंगे, रन जो कर रहा है इसको स्टॉप करेंगे, और हम लोग लेआउट फाइल को और यहाँ पे जो CSS फाइल है इसको अपडेट करेंगे। चलिए CSS को अपडेट करने के लिए राइट क्लिक करते हैं और एग्जिस्टिंग आइटम पे क्लिक करते हैं, और फिर जो पुराना जो मेरा प्रोजेक्ट था उसका CSS फाइल को हम यहाँ पे इंपोर्ट कर लेंगे, और उसी तरह हम लोग लेआउट फाइल को भी चेंज कर देंगे, रिप्लेस कर देंगे। मेरा जो प्रोजेक्ट है वो डेस्कटॉप पे है और वो है सर्वर साइड MVC, और यहाँ पे आपका कंटेंट CSS साइट जर्सीज, इसको ऐड कीजिए और इसको अपडेट कर दीजिए। उसी तरह इस लेआउट फाइल को भी अपडेट कर देते हैं हम लोग, और उसके लिए हमको व्यू में आना पड़ेगा, शेयर्ड में, और ये लेआउट है मेरा, इसको ऐड कीजिए, रिप्लेस कीजिए, और फिर आप इस एप्लीकेशन को रन कीजिए। और आप देख सकते हैं हमको वही सेम स्टाइल हमको मिल गया। हालांकि जो पहले हम लोग का था जो नॉर्मल सा था उस तरह से भी हम लोग आगे बढ़ सकते थे, लेकिन हम डेमो आपको दिखाए थे कुछ इसी तरह के स्टाइल का, इसलिए हम इसको अपडेट करना ही उचित समझे। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं और इसमें डेटा इंटर करने का कोशिश करते हैं। सबसे पहले हम लोग चल के देखते हैं विजुअल बेसिक में कि डेटाबेस है कि नहीं है वहाँ पे। इसको यहाँ स्टॉप करते हैं और यहाँ पे हिडन फाइल्स को शो करते हैं, और आप देख सकते हैं यहाँ पे मेरा एक डेटाबेस है, ये बना हुआ है डेटाबेस है। जब भी हम रन किए ये डेटाबेस मेरा बना हुआ है। सर्वर एक्सप्लोरर में आकर के देखिए, इसको रिफ्रेश कीजिए और फिर आप इसको एक्सपेंड कीजिए। आप यहाँ पे देखिएगा आपके पास एक फीडबैक्स टेबल बन चुका है। चलिए इसको हम डिलीट कर देते हैं। ओके, इसको शो करने के लिए हम डिलीट करने के लिए कर रहे हैं। डिलीट कर दिए। अब मेरे पास डेटाबेस भी नहीं है। चलिए फिर से रन करते हैं और फिर देखते हैं डेटाबेस क्रिएट हुआ कि नहीं हुआ। यहाँ पे आपका एप्लीकेशन थोड़ा देर टाइम ले रहा होगा क्योंकि वो डेटाबेस इंटरनली सेटअप कर रहा होगा। जब भी डेटाबेस सेटअप हो जाएगा आपके सामने आपका यूजर इंटरफेस आ जाएगा ऑटोमेटिकली, और आप देख सकते हैं मेरे पास ये फॉर्म आ गया। चलिए इसको बंद करते हैं, प्रोजेक्ट को यहाँ पे स्टॉप करते हैं, फिर यहाँ पे
शो करते हैं डेटा फाइल्स को, आप देख सकते हैं डेटाबेस मेरा फिर से जनरेट हो गया है। तो आप ये समझ सकते हैं कि जब भी हम इस इंडेक्स व्यू में जा रहे हैं, वो व्यू यहाँ पे एक मॉडल का रेफरेंस है और इस मॉडल के अंदर में यहाँ पे एक डीबी सेट है। यदि डीबी सेट वो मिल नहीं रहा है, इस कनेक्शन स्ट्रिंग जो है वो डायरेक्ट वेब कन्फिग का कनेक्शन स्ट्रिंग को मैप कर रहा है, और जब ये डेटाबेस इसको नहीं मिल रहा है तो ये क्या कर रहा है, एक डेटाबेस आपके लिए सैंपल जनरेट कर दे रहा है। ओके, तो चलिए फिर से इस प्रोजेक्ट को रन करते हैं और कुछ डेटा उसमें सबमिट करने का कोशिश करते हैं, क्योंकि अभी तक हम लोग किसी भी तरह का वैलिडेशन या सर्वर साइड या क्लाइंट साइड कुछ नहीं अप्लाई किए हैं। और यहाँ पे हम लोग डेटा कुछ इंटर करते हैं, ईमेल आईडी, हाय आई एम अभिमन्यु, और सबमिट करते हैं। जब भी हम यहाँ पे सबमिट क्लिक किए, आप यहाँ पे देख सकते हैं कुछ हमको यहाँ पे डिस्प्ले नहीं हो रहा है, केवल जो डेटा था पोस्ट बैक हुआ लेकिन कुछ डिस्प्ले नहीं हुआ। इसका कारण ये है, इसको स्टॉप करते हैं। यहाँ देखिए जब भी हम डेटा को ऐड कर रहे हैं, सेव चेंजेस कर रहे हैं और व्यू को ऑटोमेटिक उसी व्यू को डिस्प्ले करा दे रहे हैं। यहाँ पे हमको लिखना पड़ेगा रीडायरेक्ट टू एक्शन, और एक्शन का नाम यहाँ पे इंडेक्स दे देंगे और फिर इसको यहाँ पे बिल्ड कर देते हैं। और फिर आप आइए अपने प्रोजेक्ट में और यहाँ पे होम पे चलिए, आप नेविगेट कीजिए, आपको दिखेगा फिर से जो डेटा अभी हम लोग सबमिट किए थे वो आपको अभी दिखेगा। लेकिन फिर से हम लोग अभी दोबारा एक डेटा इंटर करेंगे और फिर देखेंगे कि वो सबमिट दबाते ही दिख रहा है कि नहीं राइट साइड में, और आप देख सकते हैं वो डेटा हमको दिख रहा है। चलिए एक नया एंट्री करते हैं और इसको सबमिट करते हैं, हमको इमीडिएटली यहाँ दिख रहा है। देखिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं इसमें और देखते हैं कि कैसे हम लोग सर्वर साइड वैलिडेशन सबसे पहले इसमें अप्लाई करेंगे। जैसा कि आप देख सकते हैं हम यहाँ पे केवल नाम दे रहे हैं जैसे मारिया और सबमिट कर रहे हैं। आप देख सकते हैं यहाँ रिकॉर्ड आ गया, लेकिन इसमें ना ईमेल आईडी है ना डिटेल्स है। उसी तरह हम ईमेल आईडी केवल दिए, सबमिट कर रहे हैं, ईमेल आईडी केवल आया, ना नेम है ना डिटेल्स है। यानी यहाँ पे इस फॉर्म में अभी किसी भी तरह का वैलिडेशन नहीं है। तो चलिए हम लोग कुछ आगे बढ़ते हैं और वैलिडेशन अप्लाई करने का कोशिश करते हैं। चलिए विजुअल स्टूडियो में चलते हैं। वैलिडेशन अप्लाई करने का सबसे पहला स्टेप होता है, जो आप मॉडल बनाए हैं वहाँ पे हम लोग डेटा एनोटेशन फील्ड सब यहाँ पे हम लोग ऐड करेंगे, रिक्वायर्ड है ना। और ये जो होता है कंट्रोल पीरियड प्रेस कीजिए, आप देख सकते हैं ये जो एनोटेशन फील्ड सब जो की सब हम यूज़ कर रहे हैं वो सिस्टम कंपोनेंट मॉडल डॉट डेटा एनोटेशन से नेम स्पेस से आता है, और सभी में हम लोग रिक्वायर्ड फील्ड ऐड करते हैं। इसके साथ ही यदि आप चाहते हैं कस्टमाइज़ कुछ और, जैसे ईमेल आईडी वैलिडेशन, रिक्वायर्ड तो है लेकिन ईमेल आईडी है कि नहीं ये सब वैलिडेशन, तो आप यहाँ पे और वैलिडेशन आप ऐड कर सकते हैं। फिलहाल हम लोग वीडियो का लेंथ ज़्यादा लंबा ना हो इसलिए इतने ही से आगे बढ़ते हैं। अभी जब हम इसको रन कराएंगे तो हमको एरर मिलेगा, क्योंकि हम लोग जब आप डेटाबेस में चलिए सबसे पहले रिफ्रेश करते हैं, यहाँ पे हम टेबल को यहाँ पे ओपन करते हैं, इसके डिफिनीशन को देखते हैं कि कैसा है ये टेबल जो जनरेट हुआ है कोड फर्स्ट से। और आप यहाँ पर अपने स्क्रीन पे देख सकते हैं जो मेरे लिए जो एक स्क्रिप्ट अभी जो जनरेट हुआ है, इसमें आप देख सकते हैं जो फीडबैक आईडी है वो नॉट नल फील्ड है, लेकिन नेम जो है वो नल है, ईमेल आईडी और डिटेल्स ये सब नल फील्ड है। चलिए इसको बंद करते हैं और यहाँ मॉडल में देख सकते हैं आप अपने, हम लोग अभी नेम को रिक्वायर्ड किए हैं, यानी जो डेटाबेस जो जनरेट हुआ है वहाँ पे भी नेम फील्ड भी नॉट नल होना चाहिए, ईमेल आईडी भी नॉट नल होना चाहिए, जो कि नहीं है। यानी हमको क्या करना पड़ेगा, डेटाबेस को मॉडिफाई करना पड़ेगा। यदि इस स्टेट पे जैसे हम मेरा डेटाबेस अभी इस मॉडल से डिफ़र कर रहा है, यानी इसमें नॉट नल का इंस्ट्रक्शन हम दे रहे हैं और वहाँ पे नल है, तो जब हम रन करेंगे तो यहाँ पे एरर आएगा। चलिए उस एरर को भी एटलीस्ट देखते हैं, और उस एरर को दूर करने के लिए हम लोगों को माइग्रेशन, जिसको हम लोग बोलते हैं डेटाबेस माइग्रेशन, उसका यूज़ करना पड़ेगा। या फिर एक सबसे अच्छा तरीका है, आप डेटाबेस को डिलीट कीजिए और जब भी आप रन कीजिएगा तो एक नया डेटाबेस जनरेट होगा जो कि रिक्वायर्ड ऑटोमेटिकली नॉट नल फील्ड उसमें रहेगा। और आप देख सकते हैं यहाँ पे हमको एक एरर आ रहा है। क्या एरर आ रहा है कि जो डेटाबेस का है जो आपका मॉडल है और आपका जो करेंट मॉडल है वो डिफरेंस है, इसलिए और ये रिकमेंड कर रहा है कि आपको कोड फर्स्ट माइग्रेशन जो होता है जो डेटाबेस को अपडेट करने का, वो यूज़ करना पड़ेगा। इस लिंक से आप इसका डिटेल्स पढ़ सकते हैं। तो चलिए हम लोग कोड फर्स्ट माइग्रेशन जो डेटाबेस, कोड फर्स्ट डेटाबेस माइग्रेशन, क्योंकि हम लोग प्रोजेक्ट जो बनाया है कोड फर्स्ट बनाया है, इसलिए हम लोग को कोड फर्स्ट डेटाबेस माइग्रेशन करना पड़ेगा।
उसको करने के लिए सबसे पहले हम लोग पैकेज मैनेजर कंसोल में आएंगे। बहुत ही आसान है उसको करने का। वो क्या करेगा, जब भी माइग्रेशन आपका करेंट प्रोजेक्ट का मॉडल स्टेट देखेगा और उसी अनुसार से आपका डेटाबेस जो है उसको अपडेट करेगा। इससे होता ये है कि आपका जो पहले से जो रिकॉर्ड है वो आपका रह जाता है। लेकिन ध्यान रहे, हम लोग बहुत सारा ऐसा रिकॉर्ड इंटर कर चुके हैं जिसमें क्या है, ब्लैंक है यानी नल है। तो बेहतर रहेगा यही कि हम पहले इसके फीडबैक के डेटा को देखें और उसमें जो जितना भी नॉट नल वाला है उसको डिलीट कर दें। क्योंकि हम लोग जब भी अप्लाई करेंगे नॉट नल किसी फील्ड पे तो फील्ड में कुछ ना कुछ डेटा होना चाहिए जो कि ये नल है, नल है, नल है। तो ये यहाँ पे माइग्रेशन में भी एरर आएगा, माइग्रेशन इस सिचुएशन में नहीं हो पाएगा। इसको डिलीट करते हैं सबसे पहले और फिर पैकेज मैनेजर कंसोल में आते हैं। और अब यहाँ पे हम लोग डेटाबेस कोड फर्स्ट डेटाबेस माइग्रेशन अभी हम लोग करेंगे इसको। सबसे पहले हम लोग को यहाँ लिखना पड़ेगा इनेबल माइग्रेशंस और इंटर करेंगे हम लोग। ये क्या करेगा, आपके प्रोजेक्ट में डेटाबेस माइग्रेशन से रिलेटेड सेटअप आपका हो जाएगा। उसके बाद हम लोग फिर चेक करेंगे कि कंटेक्स्ट कैसा है डेटाबेस का और मेरे मॉडल का, और फिर हम लोग उस डेटाबेस को अपडेट करने का कमांड इशू करेंगे। और आप देख सकते हैं यहाँ पे सबसे पहले क्या हुआ, ये चेक किया आपका एग्जिस्टिंग डेटाबेस का और टारगेट कंटेक्स्ट सब, और फिर आपके लिए एक कॉन्फ़िगरेशन फाइल यहाँ जनरेट किया, एक फ़ोल्डर आपका जनरेट हुआ माइग्रेशन नाम का। इसमें सबसे पहले इनिशियल क्रिएट है, ठीक है, उसके बाद एक कॉन्फ़िगरेशन फाइल है। अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे ये दो चीज़ फाइल आपका ऑटोमेटिकली ऐड हुआ है। अब हम लोग माइग्रेशन को ऐड करेंगे। इसके लिए लिखेंगे ऐड माइग्रेशन और इसका नाम देंगे, क्या हम लोग किए हैं चेंजेज, तो हम लोग इसको रिक्वायर्ड फील्ड बनाए हैं तो लिखते हैं मार्क रिक्वायर्ड टू ऑल कर देते हैं। अब जब भी हम इंटर प्रेस करेंगे तो इसी मार्क रिक्वायर्ड टू ऑल नाम का एक क्लास फाइल बनेगा जिसमें आपका अप और डाउन दो आपका मेथड होगा। इंटर कीजिए। ये क्या करेगा, आपका डेटाबेस कंटेक्स्ट जो मॉडल है और जो डेटाबेस है वो दोनों को मैच करेगा और फिर उसके अनुसार से आपका अप और डाउन मेथड बनाएगा, ताकि जब भी हम उसको अप लेवल पे ले जाएं तो क्या चेंजेज हो और जब भी हम उसको डाउन लेवल पे ले जाएं तो क्या हो। देखिए यहाँ पे बना है जो फाइल, यहाँ पे आप देख सकते हैं मार्क्ड रिक्वायर्ड टू ऑल नाम का क्लास फाइल बना है। इसमें अप है और डाउन है। अप में क्या है, यहाँ पे हम इसको नलेबल फॉल्स किए हैं सब में, यानी नया चेंजेज क्या है, हम उसको नॉट नल बना रहे हैं इसको यूज़ करके। और जब भी हम डाउन में जा रहे हैं तो देखिए यहाँ पे नॉट नल नहीं है, ठीक है। अगला काम जो मेरा है, इस जो अप और डाउन है, जो अप है इसको हमको एक्सिक्यूट कराना है ताकि मेरा डेटाबेस अपडेट हो जाए। इसके लिए हम लोग को ज़्यादा कुछ नहीं करना है, हम लिखेंगे अपडेट डेटाबेस और इंटर। ये क्या करेगा, आपका डेटाबेस जो है वो जा करके अपडेट कर देगा। और फिर हम लोग अभी डेटाबेस ओपन करके देखेंगे कि क्या वो रियल में नॉट नल फील्ड बना जो कि पहले नल था। चलिए डेटाबेस में आते हैं और फिर इस पर राइट क्लिक करके ओपन डेफिनेशन देखते हैं और आप यहाँ पे देख सकते हैं मेरा सब फील्ड जो पहले नल था वो बन गया नॉट नल। तो सर्वर साइड वैलिडेशन करने के लिए सबसे पहले हम लोग यहाँ पे डेटा एनोटेशन फील्ड सब ऐड किए। जब भी हम डेटा एनोटेशन फील्ड ऐड किए तो ये डेटाबेस जो हम लोग पहले से था उससे और जो मेरा मॉडल है उसमें मिसमैच हुआ। इसको ठीक करने के लिए हम लोग क्या किए, कोड फर्स्ट डेटाबेस माइग्रेशन यूज़ किए। सबसे पहले सर्वर साइड वैलिडेशन के लिए हमको डेटा एनोटेशन ऐड करना पड़ता है और उसके बाद हमको जहाँ कंट्रोलर है मेरा वहाँ पे हमको लिखना पड़ता है इफ़ नॉट मॉडल स्टेट डॉट इज़ वैलिड, और फिर हमको यहाँ पे व्यू रिटर्न कर देना पड़ता है। यहाँ लिखेंगे रिटर्न व्यू, और जब हम अभी इसको रन कराएंगे तो मेरा सर्वर साइड वैलिडेशन इनेबल हो जाएगा। रन कराते हैं इसको, और अब जब हम इसमें कुछ फील्ड को ब्लैंक करके जब हम सबमिट दबाएंगे तो आप देखिएगा यहाँ पे मेरा वैलिडेशन यहाँ ये आ रहा है कि ये ब्लैंक है, ये कुछ नहीं। अभी ये क्या है, यहाँ पे समरी हमको नहीं दिख रहा है, या वैलिडेशन नहीं हो पा रहा है, ये सर्वर साइड वैलिडेशन पास नहीं हो रहा है, इसलिए मेरा यहाँ पे रेड हो जा रहा है। अभी हम लोग इस समरी देखना यदि चाहते हैं तो समरी देखने के लिए हम लोग अपने फील्ड पे जाएंगे, यहाँ पे फॉर्म पे, और यहाँ पे हम लोग लिखेंगे @html डॉट वैलिडेशन समरी, और फिर जब हम लोग रन कराएंगे अभी हम लोग अपना वैलिडेशन समरी भी देखेंगे। ये सब अभी हम लोग सर्वर साइड वैलिडेशन कर रहे हैं। और जब हम
कुछ फील्ड इसमें ब्लैंक करके जब हम सबमिट करेंगे तो आप देखिएगा यहाँ पे हम लोग वैलिडेशन समरी भी देख पा रहे हैं। अच्छा, ये सर्वर साइड वैलिडेशन है कि नहीं, ये चीज़ प्रूव करने के लिए हम कुछ ऐसे कर सकते हैं। इसको स्टॉप कीजिए, अपने कंट्रोलर पे आइए और यहाँ पे एक ब्रेक पॉइंट डालते हैं। यदि सर्वर साइड वैलिडेशन होगा तो इस ब्रेक पॉइंट को रन करते समय हिट करना पड़ेगा, होगा ऑटोमेटिकली। जैसे रन कराइए, चलिए कुछ डेटा देते हैं इसमें और कुछ ब्लैंक रहने देते हैं, फिर सबमिट दबाते हैं और आप देखिए यहाँ पे हम लोग ब्रेक पॉइंट पे पहुँच गए हैं। और जब भी हम इसको स्टेप आउट करते हैं तो अब आपको यहाँ पे वैलिडेशन समरी मिलता है। यानी जब भी हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे कुछ टाइप कर रहे हैं, कुछ ब्लैंक कर छोड़ दे रहे हैं, अभी कोई वैलिडेशन नहीं हो रहा है। जब हम सबमिट कर रहे हैं तब मेरा वैलिडेशन हो रहा है और मेरा ये कंट्रोलर हिट हो रहा है और फिर हमको वैलिडेशन, यानी टोटल का टोटल इसमें सर्वर साइड वैलिडेशन है, क्लाइंट साइड कोई वैलिडेशन नहीं है। अब हमको क्लाइंट साइड वैलिडेशन इसमें इनेबल करने के लिए, ध्यान रहे फिर से हम रिपीट करते हैं, सर्वर साइड वैलिडेशन इनेबल करने के लिए सबसे पहले डेटा एनोटेशन ऐड कीजिए और फिर जहाँ पे जो पोस्ट हो रहा है वहाँ पे हम लोग यहाँ पे चेक करेंगे कि क्या वो मॉडल वैलिड है। यदि वैलिड नहीं है तो उसका व्यू रिटर्न कीजिए और फिर अगला काम क्या करेंगे, यहाँ पे वैलिडेशन समरी दिखाएंगे। ये टोटल का टोटल सर्वर साइड वैलिडेशन का सेटअप है। यदि आप क्लाइंट साइड वैलिडेशन सेटअप करना चाहते हैं तो लेआउट पेज में आइए और यहाँ पे हम लोग क्लाइंट साइड वैलिडेशन इनेबल करने के लिए अनअब्ट्रूसिव वैलिडेशन का यूज़ किया जाता है, जो कि मेरा यहाँ ऐप स्टार्ट में आप देख सकते हैं कुछ बंडल कॉन्फ़िग होगा। यहाँ आप देखिए jQuery अनअब्ट्रूसिव वैलिडेशन के लिए ये रेफरेंस यूज़ किया गया है। इसको हम लोग कॉपी करते हैं और इसका रेफरेंस हम लोग इस jQuery के बाद में रखते हैं। जैसे यहाँ पे हम लोग लिखते हैं, इसको कॉपी कर लीजिए, इसको भी यहाँ पेस्ट कीजिए और यहाँ पे jQuery वैलिडेशन को हमको इनेबल करना पड़ेगा। बस केवल ये लाइन हम लोग ऐड किए, सर्वर साइड वैलिडेशन तो था, उसके बाद केवल हम लोग ये लाइन ऐड किए और मेरा क्लाइंट साइड वैलिडेशन भी अब काम करने लगेगा। ध्यान रहे, इसको फिलहाल अभी 1 मिनट के लिए डिजेबल करते हैं। एक और यहाँ पे चेक कर लेते हैं। अभी हम लोग सर्वर वैलिडेशन मोड में हैं। रन कीजिए। जब हम यहाँ पे व्यू सोर्स में जाएंगे यहाँ पे तो आप देख सकते हैं यहाँ पे क्या है, डेटा डैश एट्रीब्यूट उसमें जुड़ा हुआ है। लेकिन जब हम इसको सबमिट कर रहे हैं कुछ डेटा ब्लैंक करके तो मेरा ये सर्वर साइड वैलिडेशन हो रहा है और ये ब्रेक पॉइंट यहाँ हिट हो रहा है। लेकिन डेटा डैश एट्रीब्यूट जो है वो यूज नहीं हो पा रहा है। क्यों? क्योंकि हम लोग क्लाइंट साइड वैलिडेशन में उसका यूज होता है। उसके लिए हमको यहाँ पे jQuery वैलिडेशन अनअब्ट्रूसिव ऑन करना पड़ेगा, उसका रेफरेंस देना पड़ेगा और फिर जब हम इसको रन करेंगे तो आप देखिएगा मेरा क्लाइंट साइड मीन्स जब भी हम बटन को क्लिक करेंगे तो मेरा ब्रेक पॉइंट पे नहीं जाएगा बल्कि यहीं पे वैलिडेशन हो जाएगा। इसको बंद कर देते हैं। चलिए यहाँ पे कुछ वैल्यू देते हैं और इसको देते हैं। देखिए अभी इमीडिएटली जैसे हम इसको मिटा देते हैं और इमीडिएटली ये ब्लैंक हो जा रहा है, यहाँ पे एरर आ रहा है, सॉरी ये रेड हो जा रहा है। जब हम इसको सबमिट कर रहे हैं तो देखिएगा ब्रेक पॉइंट हिट नहीं हो रहा है, डायरेक्ट यहाँ पे ये आपका एरर रिपोर्ट आ रहा है। ये कैसे हुआ? हम सबमिट कर रहे हैं, देखिए आप देख सकते हैं यहाँ पे मेरा ब्रेक पॉइंट अभी है लेकिन ये ब्रेक पॉइंट पे आ नहीं रहा है। क्यों? क्योंकि ये टोटल का टोटल क्लाइंट साइड वैलिडेशन भी सर्वर साइड वैलिडेशन के साथ काम कर रहा है, दोनों साइमल्टेनियसली यहाँ पे मेरा फंक्शनिंग में है। अभी यदि आप चाहते हैं कि यहाँ पे स्टार छोटा सा जो होता है वो आप ऑन करना चाहते हैं तो उसको भी हम कर सकते हैं। उसको करने के लिए हमको बस ज़्यादा कुछ नहीं, अपने फॉर्म पे आना पड़ेगा और यहाँ पे देना पड़ेगा html.validation message for m.dos name और ऐसा ही ये सब में यहाँ पे 1 मिनट कॉमा डबल कोट में है स्टार दे देते हैं और इसको कॉपी कर लेते हैं और ईमेल आईडी में भी इसको अप्लाई कर दे रहे हैं, ईमेल आईडी और डिटेल्स पे भी। और फिर हम इसको रन करेंगे। जब हम अभी सबमिट बटन क्लिक करेंगे तो मेरा क्लाइंट साइड वैलिडेशन होगा और वहाँ साइड में स्टार हमको दिखेगा। चलिए यहाँ पे नेम देते हैं या नेम को ब्लैंक करके देखिए आगे हम पास कर रहे हैं। देखिए इसको मिटा दे रहे हैं फिर से, देखिए यहाँ पे आपका छोटा सा स्टार अभी बन जा रहा है। जब भी हम इसको सबमिट क्लिक कर रहे हैं हमको टोटल का टोटल समरी दिख रहा है। तो आप इस वीडियो में पढ़े कि कैसे हम सर्वर साइड वैलिडेशन पहले इनेबल कर सकते हैं, उसके बाद
आप क्लाइंट साइड भी उसमें अनअब्ट्रूसिव jQuery यूज़ करके उसमें क्लाइंट साइड वैलिडेशन कैसे इनेबल कर सकते हैं, ताकि मेरा सर्वर पे बार बार पुशबैक ना हो और मेरा सर्वर लोड भी कम हो। उम्मीद है ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। थैंक यू।